बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KM खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। जनाब जुल्फ़कार अली बदर, मेरे सारे व्यूअर्स उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जहांगीर बदर मरहूम के साहबजादे और एक सीनियर वकील, इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जमान के तौर पे भी वो अपनी ज़िम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब जुल्फ़कार अली बदर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। आप हमेशा मेहरबानी करते हैं, अपने चैनल में इनवाइट करते हैं और सियासी तज्ज़िये के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आपका शुक्रिया। इस वक्त पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। जो कानूनी तौर पे अदालती वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उनके लिए आज एक डेडलाइन थी कि आपने 11 तारीख तक असम्बलियाँ नहीं तोड़नी, जबकि गवर्नर पंजाब की तरफ से उनको कहा गया था कि वो एतमाद का वोट लें। ना उन्होंने इमरान खान की बात मानी कि असम्बलियाँ तोड़े। अदालत का आज फैसला अभी आना है कि क्या असम्बलियों की सिचुएशन रहती है, और इसके साथ साथ एतमाद का वोट भी वो हासिल करने में नाकाम रहे हैं और वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि मैं एतमाद का वोट नहीं लूँगा। इमरान खान की सबसे बड़ी इत्तेहादी पार्टी पंजाब में, जिनकी 10 सीटें हैं सिर्फ, और उनका सरबराह वज़ीर आला बन बैठा। जुल्फ़कार अली बदर साहब, अब आप क्या देख रहे हैं? अदालत की आज आखिरी तारीख है असम्बलियाँ ना तोड़ने के हवाले से। क्या वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने अपने चैनल में मुझे इनवाइट किया। देखिए, ये सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है एंड अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह की सूरत हाल पहले कभी नहीं आई देखने में। अब देखना ये है कि अदालत ने जो इनको कहा है कि आपने 11 तारीख तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही साहब को, तो इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिए बगैर असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो कोर्ट असम्बलियों को बहाल कर सकती है, क्योंकि इन्होंने एफिडेविट जमा कराया था कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। तो इसका मतलब है कि कोर्ट के अंदर ये गलत बयानी नहीं करेंगे। जो कोर्ट के अंदर इन्होंने रिटर्न अपना एफिडेविट दिया है, उस एफिडेविट की इनको पासदारी करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करेंगे तो कोर्ट अपना मनोवन जो हुक्म है वो सादर कर सकती है और असम्बलियों की तहलील का हुक्म जो है वो सस्पेंड कर सकती है, अगर परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली को डिज़ोल्व किया, ये जो कि चीफ मिनिस्टर की स्वाबदीद होती है। गवर्नर पंजाब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब को कहा था कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। इसमें चाहिए था चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि अगर गवर्नर के कहने पे 1 2 दिन 4 दिन आगे पीछे हो सकता है, उनको लिख सकते थे कि जी हम अगले इतने दिनों के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल ख़राब ना होती तो ये अपना मैनेज करके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते, एतमाद का वोट लेके मामले को चलाते अगर इनके नंबर पूरे थे। तो एक गवर्नर साहब ने भी थोड़ा सा उनको एडवाइस करने वालों ने भी किया कि इनको डी नोटिफाई कर दें, हालांकि डी नोटिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी। जब इन्होंने एतमाद का वोट ही नहीं लेना था और इनके नंबर पूरे नहीं होने थे, तो इन्होंने अज खुद जो है वो चीफ मिनिस्टरशिप से हट जाना था, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी नहीं रहनी थी। तो वो मामला कोर्ट के अंदर गया। कोर्ट ने वो डी नोटिफाई जो गवर्नर साहब ने नोटिफिकेशन किया था उसको सस्पेंड कर दिया। चीफ मिनिस्टर पंजाब से नोटिफिकेशन एफिडेविट ले लिया और वो सारा मामला आज आ गया। अब अगर ये जो परवेज़ इलाही साहब हैं अपना नंबर पूरा नहीं कर सकेंगे तो फिर ये वज़ीर आला नहीं रहेंगे, और जब ये वज़ीर आला नहीं रहेंगे तो फिर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको अपना नंबर पूरा करना पड़ेगा, और अगर वो भी नंबर पूरा नहीं करती तो फिर खेल एक नए मराइल में दाखिल होगी और फिर नए तरीके से देखा जाएगा कि मेजॉरिटी किसके पास है। आपका क्या ख्याल है कि अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो क्या होगा? आप अदालतों में जाएंगे? देखें, ये असम्बली तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। वैसे तो ये चीफ मिनिस्टर की स्वाबदीद है। अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले पाते और असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो वो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है कि मैं असम्बली तहलील नहीं करूँगा। 11 तारीख तक, आज तक। तो आज तक है,
इसका मतलब है कि अगर आज वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते और असम्बली तहलील करते हैं, तो कोर्ट इस चीज़ को भी समझेगा कि इनके पास नंबर पूरा नहीं था और ये अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सके, और जब चूंकि नहीं ले सके तो इन्होंने असम्बली तहलील की। तो ये उसके अगर ये असम्बली उस मामले के बिना के बावजूद तोड़ते हैं तो कोर्ट उसको असम्बलियों को इनके ऑर्डर को डिसमिस कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है और असम्बली को बहाल कर सकता है, और कह सकता है कि जो शख्स भी चीफ मिनिस्टर के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले और लीडर ऑफ द हाउस बने, चाहे वो इस टाइम पे जो मौजूदा हुकूमती पार्टी है या अपोजिशन की पार्टी है, उनमें से जो मेजॉरिटी नंबर लेगा वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो ये परवेज इलाही साहब के लिए एक इम्तिहान है, मैं नहीं समझता है आसान काम है उनके लिए। मेरा ख्याल है जिस तरीके से सिर्फ 10 अरकान के होने के साथ उसका जो पार्टी लीडर है वो वज़ीर आला बन सकता है, अगर ये एक अनहोनी है। भट्टू साहब के दौर में भी ऐसा हुआ था, एक वोट से वो वज़ीर आला बने थे। लेकिन यहाँ क्या आप समझते हैं कि परवेज़ इलाही अगर असम्बलियाँ तोड़ देंगे और दोबारा इलेक्शन होते हैं तो आइंदा कभी वो इलेक्शन जीत सकेंगे? देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मैं ज़ाती तौर पे मेरा ज़ाती तज्ज़िया इसमें यह है कि परवेज़ इलाही साहब के लिए मुश्किल होगा अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे और वो असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो कोर्ट उसको नहीं मानेगी, क्योंकि इन्होंने लिख के दी हुई है। ये अपने बयान हल्फी की पासदारी नहीं करेंगे, कोर्ट उसमें बहाल करेगी। हम इससे अगला सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि परवेज़ इलाही साहब अगर चीफ मिनिस्टर नहीं रहते और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले पाते और इनके पास मेजॉरिटी नहीं रहती, तो परवेज़ इलाही साहब के लिए आइंदा सियासत में भी मुश्किल मसाइल आ जाएंगे। उसकी वजह है कि इमरान खान साहब ने इनको जितना इस्तेमाल करना था ये कर चुके, और उसके बाद ये जो सीटों की बारगेन और बाकी चीज़ों की बारगेन के ऊपर इमरान खान साहब ने इनको टिशू की तरह इस्तेमाल करके फेंक देना है। और जैसे वो अपने मोहसिन कुश आदमी इमरान खान, उन्होंने जहांगीर तरीन, अलीम खान और बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करके ज़ाया कर दिया और उनकी तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखा। तो परवेज़ इलाही साहब तो मैटर ही नहीं करते, क्योंकि उनका इस पार्टी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। और परवेज़ इलाही साहब के लिए आइंदा इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना, मैं समझता हूँ निहायत मुश्किल हो जाएगा कि वो इलेक्शन जीत सके। वो पीटीआई की सपोर्ट के साथ ही लड़के जीत सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं, वो भी उनके लिए मुश्किल है। लेकिन इमरान खान साहब इसके अंदर, मैं नहीं समझता कि अगर आज परवेज़ इलाही साहब नाकाम होते हैं तो इमरान खान उनको आइंदा के लिए सपोर्ट करेगा और किसी अलाइंस में जाएगा या कोई इंतखाबी सपोर्ट उनके लिए रखेगा जहन के अंदर। वो मैं समझता हूँ कि बस वो आ, उनके लिए ये फेस था जहाँ पे उनको उसको इस्तेमाल करना था, इनके काफिले के 10 बंदों को, और ये इस्तेमाल करके इनको फारग कर देंगे। मैं आपकी बात से ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि एक पुराने सियासतदान परवेज़ इलाही फैमिली जो है, इसी तरह शेख रशीद पुराना सियासतदान, इमरान खान जैसा नया खिलाड़ी उठ के इनको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि टिशू की तरह उसको फेंक देगा? ये दोनों तो बड़े मंजे हुए और पुराने सियासतदान हैं। क्या ये बिल्कुल उनके दबाव में आ चुके हैं किसी इमरान खान के? देखें, बात ये नहीं है कि मंजे हुए की पुराने नए की बात नहीं है। असल बात होती है सियासत में जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट वॉच किया जाता है। इमरान खान साहब ने सारी ज़िंदगी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की, एमक्यूएम के साथ अलाइंस किया और अपनी हुकूमत बनाई। सारी ज़िंदगी वो शेख रशीद साहब के बारे में कहते रहे कि मैं शेख रशीद साहब को अपना चपड़ासी भी ना रखूं, और उन्होंने शेख रशीद साहब के साथ अलाइंस किया, उनको इलेक्शन में सपोर्ट किया और उनको उनके वो करीब तरीन मुशावरती आदमी थे, और बड़ा रोल प्ले किया है शेख रशीद साहब ने इमरान खान साहब के लिए, और वो आज भी उनके लिए खड़े हुए हैं। परवेज़ इलाही साहब को वो कहते थे कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, और उसी शख्स जिसके बारे में ये क्लेम करते थे, और उसी शख्स को इमरान खान ने बावजह मजबूरी 10 सीटों की वजह से चीफ मिनिस्टरशिप दी और चीफ मिनिस्टर बनाया, और अपनी पार्टी की इतनी मेजॉरिटी होने के बावजूद वो उसको परवेज़ इलाही साहब पे डिपेंड करना पड़ा। और जब उसको ज़रूरत महसूस होगी
आप देखें इसकी, मैं फिर इससे हटके सियाको सबाक से हटके थोड़ा सा बताऊं कि इमरान खान साहब का सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेबल आदमी थे वो थे जहांगीर तरीन साहब, जिन्होंने अपने जहाज़ के इस्तेमाल से बहुत सारे लोगों को साथ जोड़ा और इमरान खान साहब को पंजाब और कौमी नेशनल गवर्नमेंट बनाने में, फेडरल गवर्नमेंट बनाने में सपोर्ट किया। अलीम खान साहब ने रोल प्ले किया। इमरान खान साहब को इन दोनों शख्स ने उनके घरों का किचन चलाए, पाला पोसा बड़ा किया। तो इमरान खान साहब की जब वो ज़रूरत पूरी हो गई तो उन्होंने उसको उनको ज़ाया कर दिया, फारग कर दिया। तो शेख रशीद साहब को भी देख लें कि अपनी ज़रूरत पड़ने पे साथ जोड़ा, अब ज़रूरत नहीं है तो शेख साहब जो मर्ज़ी गुफ्तगू करते रहें, जब ज़रूरत पड़ेगी तो शेख रशीद को साथ जोड़ेंगे, अदरवाइज़ वो शेख साहब को दूसरे लफ्ज़ों में अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर चुके हैं। इसी तरह परवेज़ इलाही साहब को, चूँकि उनको 10 वोटों की ज़रूरत थी तो परवेज़ इलाही को ज़रूरत पड़ने पे उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को अपना चीफ मिनिस्टर भी बना लिया। तो ये सारे स्याको सबाक के अंदर अगर आप देखें तो ये इमरान खान साहब की अपनी हिस्ट्री है जो ये बताती है कि ज़रूरत पड़ने पे वो गधे को भी बाप बना लेते हैं। तो कोई इसमें बड़ापन नहीं है। वो इमरान खान साहब चूँकि एक अपनी सियासत, अपनी सोच रखने वाले हैं, जो जर्मनी और जापान की सरहद मिला सकता है, जो साल के 12 मौसम गिनवा सकता है, तो 200 बंदे की इकोनॉमिक टीम पे झूठ बोल के इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत में आ सकता है, तो इमरान खान साहब कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं है। वो कोई भी दावा कर सकते हैं, कोई भी डींगे मार सकते हैं, कोई भी ऐसी गुफ्तगू कर सकते हैं जिसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तर्जमान हैं आप। इस वक्त जब से ये शहबाज शरीफ के साथ वो वज़ीर ख़ारजा बने हैं, उनकी ज़्यादा कोशिश यही रही है कि बैरूनी ममालिक जो हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर से बेहतर बनाएं और ऐसे हालात पैदा करें कि वो पाकिस्तान के मसाइल को समझें। आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी कोशिशें कर रहे हैं उसमें वो कितने हद तक कामयाब हो चुके हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अल्लाह ताला ने मौका दिया, वज़ीर ख़ारजा बनाया और वज़ीर ख़ारजा बन के उन्होंने माजी के बहुत सारे वज़रा ख़ारजा को आउट परफॉर्म किया और उन्होंने बताया कि जो सलाहियत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब में है उन्होंने उसको शो किया। आप देखें कि फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस पे वो सबसे पहले बनने के बाद अमेरिका गए, वहाँ पे सेक्रेटरी ब्लिंकन से उन्होंने मुलाकात की, अमेरिका के साथ एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट स्टार्ट हुई। वो पाकिस्तान आके उन्होंने सबसे पहला अपना बायलैटरल दौरा चाइना का किया। चाइना के बाद वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे गए, वहाँ पे उन्होंने दुनिया के मुतअद्दिद वज़रा ख़ारजा के साथ डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट की है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों के हेड के साथ की कि पाकिस्तान में वो आएँ और मामलात को बढ़ाएँ, कारोबार करें, चीज़ें करें। उसके बाद फिर वो आप देखें, वो टर्की गए, उसके बाद ईरान गए, उसके बाद जर्मनी गए। जर्मनी के साथ आप देखें कि जर्मनी ने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर कश्मीर के हक में आवाज़ उठाई और ये कि ये इस पे इंडिया बहुत बोला कि ये जर्मनी क्या कर रहा है। फिर आप देखें दुनिया की बहुत सारे मुल्कों की इंगेजमेंट के साथ उन्होंने, वर्ल्ड इंगेजमेंट के साथ, ग्लोबल इंगेजमेंट के साथ मुतअद्दिद मुल्कों की एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान में पिछली हुकूमतों ने बहुत कोशिश की कि ग्रे लिस्ट से निकले, लेकिन नहीं निकल सके क्योंकि डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट नहीं थी। अमेरिका पिछली हुकूमत से नाराज़ था, बाइडन फ़ोन नहीं उठाते थे बाइडन साहब, ठीक है। और चाइना सीपैक पे नाराज़ था, यूरोपीय यूनियन जीएसपी प्लस पे आपको स्टेटस देने को तैयार नहीं थी और एफएटीएफ में दुनिया आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं थी। आईएमएफ का प्रोग्राम आपका रुक गया था। बिलावल साहब की सारी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के बाद एफएटीएफ से आप निकले, आईएमएफ का प्रोग्राम रिज्यूम हुआ, उसके बाद जीएसपी प्लस हुआ, तो और क्या कामयाबी आपको चाहिए। फिर आप देखें कि ये जो सैलाब आया है, सैलाब के ऊपर इन्होंने सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके वहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड, क्लाइमेट जस्टिस की आवाज़ उठाई और 144 मुल्कों ने उसके अंदर वोटिंग की और रशिया, चाइना, अमेरिका सब ने पाकिस्तान के हक में वोट डाला कि एक लॉस एंड डैमेज फंड होना चाहिए। अभी आप देखें, एक दो दिन पहले जिनेवा के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत सारे मुल्कों ने और इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज ने प्लेजेस किए हैं
कि पाकिस्तान को अगले 3 साल के अंदर एक अच्छी रीज़नेबल अमाउंट वो पाकिस्तान को डोनेट करेंगे, जिसमें पाकिस्तान जो है रिकन्स्ट्रक्ट कर सके लोगों को जो सैलाब मुतासरीन है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये जो क्लाइमेट जस्टिस है, जो मुल्क 1% से ज़्यादा कार्बन इमिशन कर रहे हैं और पाकिस्तान लेस देन 1% कर रहा है, और ज़्यादा मुल्क जो कार्बन इमिशन कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है, और पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ हो रही हैं, और पाकिस्तान की बेहतरीन एडवोकेसी की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर उनकी कामयाबी है। फिर उन्होंने आसियान, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन और दुनिया के मुतअद्दिद फोरम्स के अंदर जाके पाकिस्तान की इंगेजमेंट की, और बहुत सारे ऐसे मुल्कों के वज़रा ख़ारजा और हेड ऑफ स्टेट्स के साथ मेल मुलाकातें की, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अरसे से महरूम था और वो वहाँ पे उन मुल्कों के साथ डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट नहीं थी। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आज भी जहाँ पे पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली और फॉरेन रिलेशन वाइज खड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मेहनत है और उनकी पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाने की एडवोकेसी है, दैट ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक इमेज जो है पूरी दुनिया में बेहतर हो, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, जैसा कि आपने बताया जुल्फ़िकार अली बदर साहब। मेरी दुआ है कि वो इसी तरह अपनी कोशिशें करते रहें और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो इसका एक माजी में इमरान खान के दौर में एक नेगेटिव इमेज था, उसको ख़त्म करने के लिए उनकी कोशिशें जो हैं वो कामयाब होती रहें। और मेरी तो ख्वाहिश ये है कि वो मुल्क का जो पूरी भाग दौड़ है वो भी संभालें, और ये भी एक रिकॉर्ड कायम करें कि उनकी वालदा भी प्राइम मिनिस्टर, उनके फादर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे, और ये प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुँचे। अली बदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया खालिद साहब, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। आप हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हमारे चेयरमैन के लिए। आपका बहुत शुक्रिया।